तो आज हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप की होती है और इसका काम क्या होता है। क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी है वो हमारे मेमोरी मैनेजमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले देखिए हम इसके बारे में जान के कि ये प्राइमरी मेमोरी की चीज क्या होती है। तो शुरुआत करते हैं हम इसकी डेफिनेशन से कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। तो प्राइमरी मेमोरी इट इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी, यानी अगर हमें कहीं पे लिखा हुआ दिख जाए कि मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, तो इन तीनों का एक ही मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी की। इट इज द टाइप ऑफ मेमोरी दैट अलाउज अ प्रोसेसर टू एक्सेस स्टोर रनिंग प्रोग्राम्स। यानी प्राइमरी मेमोरी ये एक प्रकार की मेमोरी होती है जो कि अलाउ करती है हमारे किसके सीपीयू को कि जो एक्सेस कर पाए उन प्रोग्राम को जो अभी क्या होते हैं, जो रनिंग स्टेट में है, ठीक है, एंड उनका जो डेटा है वो अभी अभी क्या हुआ है, स्टोर हुआ है। एंड करंटली प्रोसेस डेटा इन अ मेमोरी लोकेशन, यानी जो अभी अभी जो प्रोसेस हुआ डेटा मेमोरी लोकेशन में रखा गया है उसको क्या करना है, एक्सेस करवाने का काम कौन करवाता है, हमारी प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी, ठीक है। अच्छा, हम ये भी पूछ सकते हैं कि हमारे पास जब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस था तो हमें इसकी प्राइमरी मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड इट। तो ऑल प्रोग्राम्स, फाइल्स एंड डेटा आर स्टोर इन अ सेकेंडरी स्टोरेज व्हिच इज लार्जर एंड हेंस हैज ग्रेटर एक्सेस टाइम। मतलब कि जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है उसमें सब कुछ हम भर देते हैं, यानी हर चीज जो हमें स्टोर करनी है लॉन्ग टर्म के लिए हम सेकेंडरी स्टोरेज में रख देते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की फाइल हो, फोल्डर हो, MP3, MP4, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, जिस प्रकार की जो फाइल है वो सेकेंडरी मेमोरी में हम रख देते हैं, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये लार्जर होती है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा हमें स्टोर करना है। एंड हैंस हैज़ अ ग्रेटर एक्सेस टाइम, क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर हुआ होता है, तो जो CPU का जो एक्सेस टाइम है, यानी CPU से जो इससे इन्फॉर्मेशन लेगा वो एक्सेस टाइम की वजह से बढ़ जाता है। इसलिए हमें प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी है उसकी ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि जो डेटा है वो जल्दी से जल्दी CPU को मिल पाए और वो जो एक्शन है वो परफॉर्म कर पाए। प्राइमरी मेमोरी कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय ए CPU, यानी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो जो CPU है वो डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है, बट सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट, यानी सेकेंडरी मेमोरी को प्रोसेसर जो है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता, जिससे कि ना एक्सेस टाइम ये भी बढ़ जाता है। सिंस ओनली लोडेड प्रोग्राम्स इन अ प्राइमरी मेमोरी एंड इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी वही प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी में लोड करे जाते हैं जो एग्जीक्यूट होने के लिए क्या है, रेडी है। यानी मैंने अभी क्या करा कि मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है तो वो सॉफ्टवेयर को मुझे रन करना है तो वो लोड होगा किसमें, प्राइमरी मेमोरी में, यानी प्राइमरी मेमोरी में वही सॉफ्टवेयर लोड होता है जो कि रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड है। द CPU एक्सेस दोस प्रोसेसेस एफिशिएंटली एंड दिस ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, यानी CPU क्या करता है, एक्सेस करता है दोस प्रोसेस, उन प्रोसेस को जो कि रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड है, यानी एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है, यानी वो पहले से एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी पड़े हैं, तो CPU उनको एक्सेस करता है और उससे क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, जिससे क्या होती है, CPU की इफिशियंसी बढ़ती है और परफॉर्मेंस में ऑप्टिमाइज होता है। तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है इसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करा गया है, यानी डिवाइड करा गया है। फर्स्ट वन इज रैम, बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकंड वन इज रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। तो पहले देखते हैं रैम। Processes are loaded into RAM for CPU execution based on program instruction, यानी सबसे पहले हम प्रोसेसर को किस में लोड करते हैं, रैम में, ठीक है, फॉर CPU एग्जीक्यूशन, यानी CPU जिन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा वो पहले लोड होंगे किस में, रैम में, और उसके बाद वो एग्जीक्यूट होंगे जैसे कि उस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि मेरे पास एक ब्राउजर है, लेट्स से मेरे पास एक क्रोम ब्राउजर है, आई हैव क्रोम ब्राउजर, दिस इज लाइक क्रोम ब्राउजर, ठीक है। तो अगर मैंने उस पर क्लिक करा तो ये सीधे ही एग्जीक्यूट नहीं होगा, उससे पहले क्या होगा कि ये लोड होगा कहाँ पे, रैम पे। इसका जो भी कोड लिखा हुआ है डेवलपर ने वो पहले लोड होगा रैम में, और उसके बाद जो रैम है वहाँ से लेगा हमारा CPU और उसको एग्जीक्यूट करेगा। यानी जो हमारा ये ब्राउज़र है इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसका जो कोड है वो पहले रैम में क्या हुआ, लोड हुआ, उसके बाद रैम से कौन लेगा, CPU लेगा, और उसके जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि वो किस प्रकार ब्राउज़र खुलेगा, उसमें हम क्या टाइप करेंगे तो क्या होगा, तो वो सब होता है किसके द्वारा, CPU के द्वारा, ठीक है। तो ये रैम जो होती है ये भी दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज SRAM, बोले तो स्टैटिक रैम, सेकंड वन इज DRAM, बोले तो डायनेमिक रैम। उसके बाद सेकंड था हमारा रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी, इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। रोम स्टोर्स unalterable data including boot program and essential OS algorithms making it resist to change। तो रोम जो है वो स्टोर करता है अनअल्टरेबल डेटा, यानी वो डेटा जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, इंक्लूडिंग बूट प्रोग्राम्स, यानी जब हमारा कंप्यूटर बूट अप होता है या फिर हमने खोला है अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, तो जो बूट अप होता है तो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, जो भी प्रोग्राम दिया होता है, ये कैसे ओपन होगा, ये यूज़र नेम है, पासवर्ड है, इस सबको जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने का काम होता है वो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं हमारे कहाँ पे, रोम में। क्योंकि जब भी हम अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप ऑन करते हैं तो वो सीधे हमारे स्टोरेज तक नहीं पहुंच पाता, क्या वो हमारे सीधे स्टोरेज तक नहीं पहुंच पाता, उसके लिए उसे पहले रोम्स के गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्टली स्टोरेज को एक्सेस कैसे कर पाएंगे अभी तो, क्योंकि कंप्यूटर ऑन ही नहीं हुआ है, इसलिए वो कहाँ से लेते हैं, रोम से लेते हैं, ठीक है।
और एन एसेंशियल ओएस एल्गोरिथम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए जो भी एल्गोरिथम होते हैं उनको क्या करता है कि वो रोम में ही लिखे होते हैं। एंड मेकिंग इज रेसिस्ट टू चेंज, क्योंकि ये अनअल्टरेबल होता है, यानी इसमें चेंज नहीं कर पाते हम। डेटा इन रोम इज इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का भी मतलब वही है कि ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इंश्योरिंग डेटा स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, इंश्योरिंग स्टेबिलिटी इसका मतलब है कि जो हमारा जो सिस्टम है वो ओपन होगा ही होगा जब हमने उसे ऑन किया है। जैसे बूटअप करते टाइम तो हम जो उसे ऑन किया है तो वो ऑन होगा ही होगा, ठीक है। इंश्योर करने का काम कौन करता है? रोम की हेल्प से होता है, क्योंकि उसमें जो डेटा है वो चेंज हो। एंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि वो जो हमारा सिस्टम है वो हमेशा सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। और ये कौन इंश्योर करता है? ये इंश्योर होता है हमारी रोम की हेल्प से, क्योंकि जो उसमें लिखा हुआ है वो बदला नहीं जा सकता। इसको एक तरीके से मान लो कि पत्थर की लकीर, यानी वो बदली नहीं जा सकती, ये सिर्फ रीड ओनली होता है, यानी हम उसे पढ़ सकते हैं पर बदल नहीं सकते। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रोम के बारे में, यानी कितने टाइप के होते हैं रोम। पहला इसमें एम रोम यानी मास्क्ड रोम, सेकेंड पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम, थर्ड ईपी रोम यानी इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम, थर्ड वन इज ईईपी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। उसके बाद हमारा एक टॉपिक है कैश मेमोरी के बारे में। जो हमारी कैश मेमोरी होती है इट इज़ वेरी फास्ट मेमोरी देन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। पर हमने तो देखा था कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये सबसे तेज होती है, तो प्राइमरी मेमोरी इतनी तेज होती है कि इसने सेकेंडरी स्टोरेज को भी पीछे छोड़ दिया और सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पा रही है। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कैश मेमोरी है ये उससे भी तेज होती है। तो हम देखते हैं किस प्रकार। तो इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि जो भी स्टोरेज टाइप हमारे सीपीयू के जितना नजदीक होगा वो उतनी ही ज्यादा स्पीड दे पाएगा उसको। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार। सबसे दूर हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हमने बताया कि ये सबसे स्लो होता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी साइज होता है यानी इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी टीबी तक चली जाती है। जैसे कि इसकी स्टोरेज है वो 1 टीबी तक चली जाती है, जिससे कि इसमें बहुत सारा डेटा जो है वो हम फिल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है और सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, यानी इसको तो हम निकाल ही देते हैं कि इससे सीपीयू जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करके इससे डेटा ले पाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी है ये जो है ये सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड तो है, परंतु इसकी जो स्पीड है वो कैश से थोड़ा कम होती है। क्यों और किस प्रकार? वो इसलिए ये डायरेक्टली कनेक्टेड तो है पर ये कैश से तेज नहीं है, यानी जो कैश मेमोरी होती है ये इससे भी तेज होती है। क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी की जो स्टोरेज होती है ना, ये कितना डेटा रख पाएगा, तो ये रख पाता है हमारे 1 GB 2 GB की आजकल आती भी नहीं है वैसे, पर जैसे कि 4-5 GB से लगा लेते हैं कि 4 GB की होती है और मैक्सिमम जाती है 128 GB तक, यानी इतना ये डेटा है ये स्टोर कर पाता है। और इसकी स्पीड, रीड राइट स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू इस सेकेंडरी स्टोरेज की, ठीक है। पर जो कैश मेमोरी है इसकी बात कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जो कैश मेमोरी है ये सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड भी होती है और इसकी जो स्पीड है वो बहुत तेज़ होती है, पर इसकी जो स्टोरेज है यानी जो कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है। अभी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है इसकी वो 20 MB है। कितनी? 20 MB है। पर जो स्पीड है वो इससे बहुत ही ज़्यादा है। किससे? प्राइमरी मेमोरी से। अगर हम इसका स्पीड कंपैरिजन लगाएं तो वो किस प्रकार होगा कि जो सीपीयू हमारा वो बहुत तेज चलता है, यानी बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये परफॉर्म कर पाता है। पर इसको लगा लिया हम कि ये 1000 स्पीड है इसकी। किसकी? हमारी जो सीपीयू है इसकी 1000 स्पीड है, तो उसके सामने जो सेकेंडरी स्टोरेज है इसकी स्पीड होगी 1, यानी इतना स्लो है इसके 1000 कंपेरिजन। पर वहीं अगर हम प्राइमरी मेमोरी लगाए ये हमारी होती है 100 के अप्रोक्स। ये सेकेंडरी से तो बहुत तेज है पर अभी भी इतने तक नहीं पहुंच पाई कि इससे जो डेटा है वो डायरेक्टली किसमें सीपीयू पे चला जाए। तो वहीं आती है बीच में हमारी कैश मेमोरी, जो कि एज ए बफर काम करती है। मतलब यानी जब तक यहाँ से यहाँ डेटा आ जाए और यहाँ से यहाँ जाए तब तक वो क्या है, सीपीयू आइडल ना पड़ा रहा है, इससे इसके पास कुछ बचा रहता है और ये उसे देता रहता है किसको? सीपीयू को, जिससे कि वो आइडल ना पड़ा रहे, यानी खाली ना बैठा रहे। और उसके बाद जो कैश मेमोरी है इसकी स्पीड क्या होती है? वो होती है 990 के अप्रोक्स, यानी 999 इतनी होती है, यानी क्लोज टू प्रोसेसर। वैसे कैश मेमोरी 100% इसके बराबर नहीं कर सकती, पर वो क्लोज टू प्रोसेसर के पहुंच पाती है, यानी इतनी स्पीड इसकी हो जाती है, इसलिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। और इसकी स्पीड क्या होती है? 1 बिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड।